यहाँ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इस टॉपिक के अंदर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन यहाँ कवर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है मीथाइल डोपा, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टी है और उसके यूजेस हैं, वो यहाँ हम देखेंगे। इसमें जो सबसे पहले है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद एग्जाम्पल। तो इसके डेफिनेशन में और इसके एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं, द ड्रग विच आर यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। द ड्रग विच आर यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, वो ड्रग जो हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यानी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। द ड्रग विच आर यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल वे में, द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हम बोल सकते हैं जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं हाइपरटेंशन, इसके मीनिंग क्या है? लिटरली मीन्स एबनॉर्मल रेज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मली रेज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो एक ख़ास किस्म का प्रेशर आता है। जैसे इससे पहले हमने डायोरेटिक के अंदर देखा है, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से हार्ट में पंप करने की कैपेसिटी जो रहती है, उससे ज़्यादा अगर ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, वो अलग अलग रीजन्स हैं उसके अंदर में, या तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज है वो उसके अंदर ब्लॉकेज आते हैं, उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से फ़्लो के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है, या फिर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर जो है बॉडी में रिटेन हो जाता है, तो हार्ट पर ब्लड को पम्प करने की वजह से प्रेशर आता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसी चीज़ को हाइपरटेंशन भी हम बोल सकते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, द ड्रग विच आर यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, द ड्रग विच आर यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और हाइपरटेंशन क्या है? एबनॉर्मली रेज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, के आर्टरीज का ब्लड प्रेशर जो है वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है, और रीज़न है जैसे बताया, ये रीज़न है। इसमें हाइपरटेंशन को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, कि इसमें एग्जैक्ट कॉज जो रहती है वो मालूम नहीं रहती। प्राइमरी हाइपरटेंशन फॉर विच द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन इज़ नॉट नोन, कि जिसमें किस रीज़न से, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। हो सकता है कि कोई शॉक हो जाए की वजह से, या कोई और रीज़न की वजह से ब्लड प्रेशर टेम्पररी भी बढ़ा हो या परमानेंट उसके अंदर इंक्रीज़ हुआ हो, तो उसका एग्जैक्ट कॉज है वो मालूम नहीं रहता। उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, विच इज़ मे बी ड्यू टू द ऑर्गन और सिस्टम फेलियर, सिस्टम डिसऑर्डर, तो जिसमें ऑर्गन के फेल होने की वजह से या सिस्टम के फेल होने की वजह से, जैसे किडनी है, रिनल डिसीज़ में किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो हाइपरटेंशन होगा। एड्रिनल ग्लैंड है, फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर फॉर्म हो जा रहा है तो एड्रिनलिन का सिक्रेशन बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड, जिसके अंदर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन है। तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो ऑर्गन और सिस्टम के फेल होने की वजह से होता है, इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और दिस सेकेंडरी हाइपरटेंशन एंड द कॉज ऑफ दिस सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैन बी रिमूव्ड और कैन बी सॉल्व। तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। जिस रीज़न से, जिस ऑर्गन से रिलेटेड हाइपरटेंशन इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको करेक्ट करके हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो इसको 5 मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया है। 5 मेन ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया है। इसमें जो है एक तो मेन ड्रग है डायोरेटिक है। जैसे इस डायोरेटिक के अंदर हमने देखा कि डायोरेटिक का मेन पर्पज़ यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करना। यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से हार्ट पर जो प्रेशर आ रहा है ब्लड को पम्प करने का, वो रिड्यूस होगा। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन कम होगा। तो यहाँ एक तो डायोरेटिक है, सेकंड सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है, सेकंड जो है वो सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है। थर्ड वेसोडाइलेटर्स हैं। फोर्थ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। 5 ड्रग अफेक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो ड्रग जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम
ख़ास किस्म का सिस्टम होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो कुछ ड्रग है जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। आगे हम इसको देखेंगे। तो इस तरीके से 5 मेन ग्रुप में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 मेन ग्रुप, कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 मेन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग इसको 5 मेन ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो डायूरेटिक है, डायूरेसिस को प्रोड्यूस करके डायूरेटिक है। सेकंड सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है। थर्ड वेसोडाइलेटर है। फोर्थ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। फिफ्थ ड्रग अफेक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। अब इसमें एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ सब क्लासिफिकेशंस हैं। जिसमें डायूरेटिक है, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है, जो 8 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया था। इसमें से 3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें थायराइड डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। उसके एग्जांपल्स भी हमने इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर थायराइड के अंदर कवर किया है। ऐसे ही सिम्पैथोलाइटिक है। सिम्पैथोलाइटिक को 6 सब ग्रुप में क्लासीफाई किया, 6 सब ग्रुप में क्लासीफाई किया। सेकेंड जो हमारा सिम्पैथोलाइटिक ड्रग, सिम्पैथोलाइटिक ड्रग के अंदर वो ड्रग आती है जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो एड्रेनलिन की एक्शन को इनहिबिट करती है, या रिड्यूस करती है, इनहिबिट करती है, या ब्लॉक करती है। सिम्पैथोलाइटिक ड्रग वो है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन को ब्लॉक करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन को ब्लॉक करने वाली ड्रग वो सिम्पैथोलाइटिक ड्रग, यानी एड्रेनलिन की या एपिनेफ्रिन की एक्शन को ब्लॉक करने वाली ड्रग जो है वो सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं। इसके अंदर सिम्पैथोलाइटिक के अंदर एक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। एक सिम्पैथोलाइटिक में एक तो सेंट्रली जो है न्यूरॉन्स हैं उसमें सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है। एक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट है। थर्ड बीटा ब्लॉकर है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है, अल्फ़ा ब्लॉकर है एंड अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर है। जैसे हमको इससे पहले मालूम है कि जो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, एक तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट है, बीटा ब्लॉकर है, अल्फ़ा ब्लॉकर है और अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर है। बिल्कुल आसानी से हम ये सिम्पैथोलाइटिक ड्रग के अंदर 6 सब ग्रुप को लिख सकते हैं। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जो सेंट्रली जो है एड्रेनलिन की एक्शन को ब्लॉक करती है। एक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट है, जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके एक्शन को ब्लॉक करती है। एक तो रिसेप्टर के अकॉर्डिंग बीटा ब्लॉकर है, एक अल्फ़ा ब्लॉकर है, एक अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर है। अब हमने वहाँ भी सब टाइप देखा था, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, तो यहाँ इतना डिस्कशन इसके इतना मस्त नहीं है। एक जनरल वे में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें अब सेंट्रली सिम्पैथोलाइटिक में सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। इसमें क्लोनिडीन, एग्जांपल क्लोनिडीन है, ग्वानाबेंज है और मिथाइल डोपा है। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट के अंदर गोनेथिडीन है, रिजर्पिन है, ब्रिटिलियम है। गोनेथिडीन है, रिजर्पिन है, ब्रिटिलियम है। बीटा ब्लॉकर में एटेनोलॉल है, मेटाप्रोलॉल है, ये प्रोपेरानोल है, ये बीटा ब्लॉकर के अंदर है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट के अंदर पेंटोलिनियम है और ट्राइमिथाफीन है, पेंटालिनियम है, ट्राइमिथाफीन है। ऐसे ही अल्फ़ा ब्लॉकर के अंदर प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये अल्फ़ा ब्लॉकर में प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन है। और इसके बाद अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स में लेबेटालॉल है, कार्विडेलॉल है, ये हम अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर में कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही वेसोडाइलेटर्स हैं। वेसोडाइलेटर्स में डायज़ोक्साइड है, मिनोक्सिडिल है, नाइट्रोपोरासाइड है, ये वेसोडाइलेटर्स के अंदर है, कंसीडर कर सकते हैं और एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एम्लोडिपिन है, नेफेडिपिन है, डिल्टियाजेम है, विरापेमिल है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करके रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एम्लोडिपिन है, विरापेमिल है, नेफेडिपिन है, डिल्टियाजेम है। और लास्ट में जो 5 के नंबर पर है ड्रग अफेक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसको 3 सब ग्रुप में क्लासीफाई किया है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को अगर देखेंगे तो एक कंपाउंड है बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिनोजिन। ये एंजियोटेंसिनोजिन रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है
जितने भी आर्ट्रियोल्स रहती है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। दो फंक्शन इसके एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 जो है उसके दो फंक्शंस हैं। एक तो आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, दूसरा एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरॉन जो है बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। जब एल्डोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी में इंक्रीज़ करेगा। जब इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ होगा, इनडायरेक्टली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से ये जो है ये वो है, मैंने एंजियोटेंसिनोजिन है, ये रेनिन के प्रेजेंस के अंदर एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, और एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है आर्ट्रियोल्स को, बारीक बारीक ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ये एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में, तो जिसकी वजह से वाटर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में रिटेन होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसमें 3 सब कैटेगरी है। एक तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, उसको ये ड्रग इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता, और फिर आगे का एक्शन ब्लॉक हो जाता है। तो एक ड्रग है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दूसरा एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है एंजियोटेंसिन 2 जो है वो अपनी एक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और रेनिन इनहिबिटर एक तो जो लास्ट में है वो रेनिन इनहिबिटर है। तो इस तरीके से जो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो है रेनिन इनहिबिटर्स में जो जितने बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हम रेनिन इनहिबिटर में बीटा ब्लॉकर्स को लिख सकते हैं। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो वो ड्रग जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर इफेक्ट करती है, इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, लिसिनोप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, एनालोप्रिल है। ऐसे एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, लोसार्टन, कैंडिसेटन, एप्रोसेटन, ये इसके अंदर एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। रेनिन इनहिबिटर जो है जितने बीटा ब्लॉकर्स हैं वो सारे बीटा ब्लॉकर्स हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं। इस तरीके से हम जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। 5 मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया, जिसमें ख़ास तौर से सिंपैथोलाइटिक को 6 सब ग्रुप में क्लासिफाई किया, और ड्रग अफेक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इसको 3 सब ग्रुप में क्लासिफाई किया। ये इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और जो है इसके अकॉर्डिंग भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर इसको पूछता है। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है मिथाइल डोपा। हम उसका स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे। मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके यूजेज हैं, उसके केमिकल नेम है, ये चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। तो इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर है CH2, अगर ऐसा देखें CH3 CH2 COOH, ये अगर देखें तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, इसका कॉमन नेम देखें IUPAC नेम प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। इसमें जो है नंबरिंग अगर किया 1 2 3 है। सेकेंड पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन कम किया, सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। एक और हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिप्लेस किया और एक अमीनो ग्रुप इसके साथ अटैच किया, NH2 ग्रुप अटैच किया, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसको अगर हमने हटा दिया, 2 मिथाइल ग्रुप को अगर हटा दिया, ये 2 मिथाइल ग्रुप को अगर हमने हटा दिया, तो यहाँ पर ये जो है CH3 CH3 जिसके साथ अमीनो ग्रुप है उसको एनालीन, इसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो इसका कॉमन नेम जो है एलानीन है, एलानीन।
इसमें जो है CH3 जो सेकंड पोजीशन पे NH2 है, जो हमने इसको अगर हमने हटा दिया तो ये हो जाएगा जैसे 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है एलेनिन। एलेनिन इसका कॉमन नेम है। तो दोनों तरीक़े से इसके जो है नेम लिख सकते हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड को सामने रखकर भी नेम लिख सकते हैं, और एलेनिन को सामने रखकर भी इसको हम नाम लिख सकते हैं। एक हाइड्रोजन को यहाँ से कम किया CH2, और यहाँ एक फिनाइल ग्रुप अटैच किया। देखिए यहाँ फिनाइल ग्रुप अटैच किया तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल। अब यहाँ अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल। अब जो ग्रुप अटैच है 2 अमीनो 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, या इसमें 3 फिनाइल 2 मिथाइल 3 फिनाइल 1 एलेनिन। ये इस तरीक़े से एक नाम, 2 नाम अलग अलग है। इसकी एक अगर इसकी सब नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, थर्ड पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये अगर इतना स्ट्रक्चर हमने यहाँ से अगर देखा तो ये हो जाएगा 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल। तो ये इस तरीक़े से हम इसका लिख सकते हैं। और ये डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल जो है ये थर्ड पोजीशन पे है, तो ब्रैकेट 3 ये थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए 3 ब्रैकेट 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ये ग्रुप है। इससे पहले वाले जो ग्रुप थे, अब इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर इसको हमने अरेंज किया, तो यहाँ 2 अमीनो 3 ब्रैकेट 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीक़े से हम इसका केमिकल नेम लिख सकते हैं। 2 अमीनो सेकेंड पोजीशन पे अमीनो 2 अमीनो 3 ब्रैकेट 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये इसका केमिकल नेम हम लिख सकते हैं। और ये इसके हमने एलेनिन के हिसाब से अगर नाम दिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल 1 एलेनिन। तो इस तरीक़े से दोनों हम नाम इसमें लिख सकते हैं बहुत इजीली। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। ये प्रोपेनोइक एसिड है जिसकी सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। इसकी थर्ड पोजीशन से डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप अटैच है। उसको अकॉर्डिंगली अगर हमने नंबर किया और उसका केमिकल नेम इजीली इसको देखकर लिख सकते हैं। इसका अगर ब्रांड नेम अगर देखेंगे तो एल्डोमेट करके ये मार्केट में आता है। एल्डोमेट मार्केट में इस नेम से आता है। एल्डोमेटिल भी करके, एल्डोमेटिल भी ये भी मार्केट का प्रोडक्ट है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो इट अकर्स एज ए वाइट येलोइश वाइट और फाइन पाउडर। फाइन पाउडर विच मे कंटेन लम्स एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। लम्स छोटे छोटे बॉल्स टाइप के जो पार्टिकल जमा हो जाते हैं, लम्स फॉर्म हो जाते हैं, तो कुछ उसके अंदर लम्स फॉर्मेशन हो जाता है। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन इथेनॉल। वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन इथेनॉल, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड इन ईथर। क्लोरोफॉर्म में और ईथर में प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है। एंड इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ये फ्रीली सोल्यूबल होता है। अगर इसके यूजेस अगर हम देखें तो हम जैसे इसका पहला यूज़ तो हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इट इज़ यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, इट इज़ यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द प्राइमरी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। बाज़ लेडीज़ को ऐसा रहता है कि प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, तो
उसको उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी जो है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स हैं, उसके हॉट फ्लैशेस जो आते हैं जब मंथली पीरियड आता है और उसकी वजह से बॉडी में से हीट निकलती है, हॉट फ्लैशेस जिसको बोलते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और इसमें जो इसके अगर ऑफिशियल कंपाउंड्स अगर देखेंगे तो मिथाइल डोपा ये आईपी और यूएसपी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है। मिथाइल डोपा टैबलेट फॉर्म में यूज़ होता है जो आईपी और यूएसपी का प्रोडक्ट है। ऐसे ही मिथाइल डोपा ओरल सस्पेंशन फॉर्म में भी यूज़ होता है एंड मिथाइल डोपा इंजेक्शन फॉर्म में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग इसके अंदर है और उसका यूजेस है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है। तो जो चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, द डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद एग्जाम्पल, ये एक है। और मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर है, उसका केमिकल नेम है, उसके यूजेस है। ये इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।